हेलो दोस्तों, मैं प्रोड्यूसर से पीसी एजुकेशन अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो की नई सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं साइंस की सीरीज, जिसमें हम लोग तीनों साइंस को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान के भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने भाग 1 पढ़ा था, जिसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे, और उसी की सीरीज में ये भाग 2 है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। कुछ उनका भी भला हो जाएगा और कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। फ़ायदा दोनों तरफ से होना है, तो यार क्यों ना सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है। और ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये बल एवं बल आघूर्ण के वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो वो है आपका न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो वो है आपका डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 kg 1 किग्रा भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा, तो उसे उसका भार 0 प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं, तुला, कैंची, प्लास, बच्चों के झूलने का तख्ता, ये सब जो है आपके प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में कौन से हैं, तो सरौता, नींबू, निचोड़ने की जो मशीन होती है वो, ये जो है आपका द्वितीय वर्ग में आता है। अगले में है आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन है, तो चिमटा और हल जो होता है आपके तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का लाभ जो है वो 1 से अधिक होता है। और किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, तो वो आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलक का कम होता है 1 से, ठीक है। यानी 1 है तो थर्ड जो रहेगा वो 1 से कम होगा, और द्वितीय जो होगा वो आपका 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का आंकिक मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर या फिर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आपका बल कहलाती है। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। कार्य किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ पे जो है सड़क जो घूर्णन आपका जो घर्षण बल होता है, तो वो जो सड़क पे ज़्यादा लगता है। जैसे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है, और रोड पे ज़्यादा होता है, इसलिए आप जो है बर्फ़ पे कठिनाई होती है चलने में सड़क की अपेक्षा। नेक्स्ट है, किस वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, किसी वस्तु को अगर, और वो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आती, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम थोड़ा सा खसकाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो वापस रिटर्न नहीं आती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो अस्थायी संतुलन कहते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कोई वस्तु को सरका दिया और वो वहीं पे रुक गई, वापस न आए, तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसे खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। झूले झूल रहे हैं तो स्पीड में झूलते रहेंगे, लेकिन उतर जाएंगे तो जो है आवर्तकाल उसका स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है आपका, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उसमें देखेंगे, उसमें आपका MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। CGS पद्धति में कार्य की इकाई क्या है, तो अर्ग या फिर डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो आपका 107 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है, तो 10⁶ वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा का जूल में मान कितना होगा, तो 3.6 × 10⁶ जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने
एक कितने वाट के बराबर होती है, एक अशु शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा, अधिकतम। ठीक है, और जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा, शून्य। इसको ध्यान देंगे, जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो अधिकतम होगा कार्य, और बल की लंबवत दिशा में हो तो कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होगा, तो 9 × 10⁻13 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो E = mc², E बराबर mc²। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में आता है और इसको लोग इजीली ले जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी छात्र पढ़ने वाले होंगे, नहीं भी पढ़ने वाले होंगे, साइंस तो पढ़ा ही होगा उन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, तो E बराबर mc² जो आइंस्टीन का है वो रटा रटाया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, यह नियम किसका है, ये नियम है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। डायनमो का क्या कार्य होता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका कार्य होता है डायनमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन का क्या कार्य है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना माइक्रोफोन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाउड स्पीकर क्या कार्य है, लाउड स्पीकर का, तो वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट है, सोलर सेल का कार्य क्या है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट का क्या कार्य है, तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो सितार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है आपका। कार्य और शक्ति में क्या संबंध है, तो कार्य और शक्ति में संबंध है P = W/T। ठीक है, वर्क एंड टाइम, पावर = वर्क एंड टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 10 वाट होगी। ठीक है, इसको ऊपर संबंध भी दिया हुआ है, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100 जूल है कार्य, वर्क एंड टाइम है आपका 10 सेकेंड, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 वाट आ जाएगा ये P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया, तो जेम्स वाट के नाम के सम्मान में रखा गया। वाट का मान किसके समतुल्य होता है, तो किग्रा मीटर² प्रति सेकेंड घन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है, तो 1/2 mv²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे, जहाँ पे आपका m जो है वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा और v आपका वस्तु का वेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो g का मान घटता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है और नीचे जाने पे आपका घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, g का मान सबसे कम कहाँ होता है, g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। और g का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर सरल लोलक जो होता है उसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग का मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है। तो 1/6 होता है। और आगे देखेंगे द्रव्य स्थितिकी के वन लाइनर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये भौतिक विज्ञान के ही पार्ट हैं। ठीक है। तो इसमें दाब का मात्रक क्या है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक, या फिर आप पास्कल कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो बार होता है। नेक्स्ट है द्रव्य का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा। तो बोतल की पेंदी पर होगा। नेक्स्ट है एक बार कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। तो बैरोमीटर से मापते हैं। यदि अचानक बैरोमीटर का पठ्यांक गिर जाता है तो ये क्या संकेत देता है। आंधी आने की संभावना। ठीक है। नेक्स्ट है यदि बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना है। वर्षा होने की संभावना है। ठीक है। यानी कि धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है, और एकाएक गिर जाए तो आंधी आने की संभावना है। ठीक। और जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पठ्यांक जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो कुल आयतन का 1/10वां भाग जो है आपका पानी के ऊपर रहता है। बाकी 9/10 भाग जो है वो कहाँ रहता है, पानी के नीचे रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है। तो P बराबर होता है F/A, यानी कि हो गया आपका दाब बराबर हो गया बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो P/A ऐसे याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ता है। ठीक है। पारे का हिमांक कितना होता है। तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी की तुल्य होती है। तो 252 कैलोरी की तुल्य होती है, बराबर होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है। तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। नेक्स्ट है जल की बूंद किसके कारण गोल होती है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। नेक्स्ट है द्रव के दाब की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो P=hDg, जहाँ पे h आपका हो जाएगा द्रव की ऊंचाई, हाइट, और d हो जाएगा आपका द्रव का घनत्व, और g आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिया हुआ है द्रव की ऊंचाई, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दाब किस प्रकार की राशि है। तो अदिश राशि है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है। क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। ठीक है। जिस वस्तु का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होगा वो तैरने लगेगी, और समुद्री जल का घनत्व जो है अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो प्लवन बल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी। अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पे डूब जाएगी। ठीक है। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो वो ग्रीस से संबंधित है। अब देखेंगे हम कंपन, तरंग, गति तथा ध्वनि के पार्ट के वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसमें आपका
पहला क्वेश्चन, दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं उसको। नेक्स्ट में है आपका आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो n=I/T संबंध होता है, जहाँ पे n आवृत्ति हो जाएगी और t आपका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में है आपका आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो श्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोसों में होती है। ध्वनि का चाल सबसे कम किस में होती है? तो गैसों में होती है। तरंग की आवृत्ति n, तरंग दैर्घ्य लिम्डा तथा तरंग के वेग v में क्या संबंध होता है? तो v=n/n लिम्डा होता है। ठीक है, v=n लिम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो तरंग की आवृत्ति का अनुपात की एक संबंध 2 है, तो आवर्तकाल में क्या अनुपात होगा? तो आपका जो है अपोजिट हो जाएगा, 2 संबंध 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब दो तरंग की आवृत्ति का अनुपात 1 संबंध 2 है तो आवर्तकालों में संबंध हो जाएगा 2 संबंध 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो 12 घंटे का होता है। नेक्स्ट है आपका, घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति होती है? तो सरल आवर्त गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? तो गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश की चाल अधिक और ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए आपको जो प्रकाश पहले दिखता है, चमक जो होता है, और ध्वनि आपको बाद में सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयान के वेग के लिए मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 30 से 40 डेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण करती हैं। नेक्स्ट है आपका, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। ठीक है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तो वो कारण है उच्चतर आवृत्ति, जिसको कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा उनकी तीव्र आवाज़ होती है, तीखी आवाज़ होती है, मतलब तेज आवाज़ होती है एक तरह से। तो वो होता है आपका तारत्व जो होता है पुरुषों की अपेक्षा, और स्त्रियों में ज़्यादा होता है तारत्व, उसी को उच्चतर आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एकास्टिक विज्ञान क्या है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकास्टिक विज्ञान कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो वो अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा ले जाती हैं। ठीक है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के भाग 2 को पढ़ा और आने वाले वीडियो में भाग 3 हम पढ़ेंगे। और जो आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We don't talk anymore.